मासूम और कमसिन अनिका इस वक्त किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। उसके पापा घर पर नहीं थे, वो दूसरे शहर गए हुए थे। इस वक्त घर पर उसकी माँ और सिर्फ अनिका थे। उसकी माँ अभी तक सोकर नहीं उठी थी, तो सोचा खुद ही अपने लिए चाय बना ले। फिर उसके बाद उसने स्कूल भी जाना था। प्रभा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना तो वो सुबह सवेरे ही उठ जाया करती थीं। अभी वो चाय का कप लेकर बाहर हॉल में ही आई थी कि सामने खड़े रोहन को देखकर अनिका बुरी तरह कांप उठी थी। तुम यह क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मेरी जान, तुमसे मिलने आया था, और क्या कर रहा हूँ। वो अनिका को चाहत भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रों से अनिका बुरी तरह घबरा रही थी, क्योंकि उसकी नज़रें अनिका को अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थीं। वो इस वक्त बिना दुपट्टे के थी। जॉर्जेट के हल्के गुलाबी सूट में उसकी खूबसूरती पूरी तरह जाहिर हो रही थी, जो रोहन को पागल बना रही थी। वो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि वो जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, अनिका बुरी तरह डर जाती थी। इस वक्त भी वो बहुत घबराई हुई थी। अनिका मेरी जान, कितना बचोगी मुझसे? एक न एक दिन तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। वो अपने मन ही मन में बोला था। आप जाएं, मम्मी अभी सो रही हैं। और मैं अनिका कुछ बोल नहीं पा रही थी कि तभी रोहन धीरे धीरे कदम उठाता उसके करीब बढ़ा था। अपनी उंगली से उसके गाल को छूते हुए बोला, मैं तुम्हारी मम्मी से तो मिलने नहीं आया ना अनिका, तुमसे मिलने आया हूँ। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? हालांकि तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जबकि अनिका उसके छूने पर बिदक कर दूर हटी थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। जबकि उसकी ये हालत देखकर रोहन को गुस्सा आया था। तुम सारे मूड को खराब करके रख देती हो। आखिर में तुम्हें खा तो नहीं जाता ना, बस जरा सा तुम्हें। वो आगे कुछ कहता कि तभी पीछे से प्रभाजी आई थी और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए जोर से उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जब देखो मुंह उठाए हमारे घर चले आते हो। कह दिया ना हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अब निकलो मेरे घर से। उन्होंने धक्का देकर उसे घर से बाहर कर दिया, जबकि अनिका डर के मारे अपनी माँ के पीछे छिपी खड़ी थी। उसके जाते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। ना मेरी बच्ची, इस तरह नहीं रोते। तुम्हारे पापा को बात करती हूँ मैं। मम्मी पापा नहीं सुनेंगे, वो इस लड़के पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं। अगर ऐसा न होता तो हमारी जिम्मेदारी इसे और इसके बाप को देकर न जाते। जबकि प्रभा जी दुख से गहरा सांस लेकर रह गई थीं। वो जानती थीं पुनीत उनकी बात कभी नहीं सुनेंगे। जब भी पुनीत शहर से बाहर जाते तो उनके लिए ये दिन बहुत दर्द में गुजरते थे, क्योंकि पुनीत जी विश्वास के कच्चे थे। प्रभा जी बेहद खूबसूरत औरत थीं और पुनीत जी मामूली शक्ल सूरत के आदमी, तो वो प्रभा को लेकर हर वक्त इनसिक्योर फील करते थे। अनिका ने भी अपनी माँ की ही खूबसूरती चुराई थी। उन्हें लगता कि कहीं उनके पीछे से उनकी इज्जत पर किसी तरह की कोई आंच ना आ जाए। उनका अपना कोई रिश्तेदार तो था नहीं, भाई बहन माँ बाप कोई नहीं। वो इस मोहल्ले में अकेले ही रहते थे, लेकिन उनके बचपन का एक दोस्त था और उन्हें उस पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा था। जब भी वो शहर से बाहर जाते तो अपने दोस्त विनोद से कहकर जाते थे कि मेरी फैमिली का ध्यान रखना, और विनोद जी अपने बेटे रोहन को उनके घर भेज देते कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सामान वगैरह ला कर दे देना। हालांकि विनोद जी ये नहीं जानते थे कि रोहन अनिका पर बुरी नज़र रखता है। रोहन बहाने बहाने से उनके घर जाता और अनिका को तंग करने की कोशिश करता, लेकिन पुनीत जी के आते ही रोहन सतर्क हो जाता था और फिर वो उनके घर नहीं आता था। ऐसे ही डरते सहमते अनिका 18 साल की हो चुकी थी। अनिका को पाने का ख्वाब रोहन के लिए ख्वाब ही रह गया था। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी तक अनिका को हाथ भी नहीं लगा पाया था, लेकिन रोहन का डर उसके दिल से निकला नहीं था। वो जब मन करता उसे आकर डरा देता था और उसका मासूम सा दिल उसे सामने देखकर सहम जाता था। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था। पूरे कमरे में एक खामोशी सी छाई हुई थी। पुलिस स्टेशन के एक खास कमरे में जहां मध्यम रोशनी ने एक अलग ही माहौल बना रखा था। एसपी सुशांत अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सोचों में गुम था। उसकी वर्दी के बटन हल्की रोशनी में चमक रहे थे। सुशांत अपनी भरपूर मर्दाना पर्सनालिटी के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। वर्दी पहने हुए उसका सर ऊंचा था और आंखों में कुछ करने की चमक। उसका दिमाग आज सुबह अपनी माँ के साथ होने वाली बातों की तरफ चला गया था। उसकी माँ की बातों ने उसे परेशान कर दिया था। उन बातों को याद करते हुए सुशांत ने अपनी कुर्सी पर टांग रख ली थी और जैसे किसी गहरी सोच में डूबता चला गया। जब देखो संजना जी उसकी शादी के पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था और वजह थी उसकी पहली शादी कामयाब नहीं हुई थी। उसकी पहली शादी उसकी माँ की मर्जी पर हुई थी। उस वक्त उसने बहुत खुशी से शादी के लिए हाँ कर दी थी,
बल्कि शादी के लिए उसने अपने दिल में काफ़ी सपने भी सजाए थे। और शादी की पहली रात जब अपने अरमानों को दिल में दबाए वो कमरे में दाखिल हुआ और जब उसने एनी का घूंघट हटाया तो उसे उसके चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं दी थी जो नई नबेली दुल्हनों के चेहरे पर होती है, बल्कि वो अजीब सा बेजार चेहरा बनाए बैठी थी। उसने उसे मुंह दिखाई में सोने के कंगन पहनाए और तब भी वो कोई खास खुश नहीं हुई थी। धीरे धीरे वो उसे अपनी पनाहों में समेटते हुए उसकी ज्वेलरी हटा रहा था, लेकिन एनी के ठंडे वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। सुशांत को अजीब लगा था, लेकिन उसने सोचा शायद ये भी उसके शर्माने का अलग ही अंदाज होगा। उस रात सुशांत ने अपनी सारी चाहतें, सारी शिद्दतें एनी पर लुटाई थीं, लेकिन एनी के जवाब ने जैसे उसे पत्थर कर दिया था। कैसे मर्द हो तुम, तुम्हारे अंदर तो मर्दानगी ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। खबरदार जो आज के बाद दोबारा मेरे करीब आए। सेटिस्फाई किए बिना तड़पने के लिए छोड़ देते हो। ये कहकर वो बाथरूम में चली गई थी और शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। और उसी दिन से सुशांत, जो भरपूर मर्दाना पर्सनालिटी का पैकर था, हीन भावना का शिकार होकर रह गया था कि वो अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और जब अगली रात अपने मचलते जज्बातों को शांत करने के लिए वो एनी के करीब होने लगा तो एनी ने उसे धक्का दिया था। मैंने कहा था ना मेरे करीब मत आना, मुझे अपनी पूरी रात बेचैनी में नहीं गुजारनी। अभी मैं सुकून से हूँ तो सुकून से रहने दो। एनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश करने की, फिर तुम्हें आखिर कहाँ कमी लगती है? मैं आज की रात वो कमी भी पूरी करने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे अंदर जितनी कैपेसिटी है तुम उतना ही कर सकते हो। इससे आगे की मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर सकती कि तुम मुझे खुश कर सकते हो। एनी ने सुशांत पर एक नफरत भरी नज़र डालते हुए कहा था। और सुशांत, जिसके दिल में इस वक्त ढेरों जज्बात मचल रहे थे, अपनी नई नबेली पत्नी की संगत के लिए एकदम शांत होकर रह गया था। वो एनी को छोड़कर बालकनी में चला आया था और फिर कितनी ही देर तक सिगरेट पीता रहा था। उसे अपने अंदर इस तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। उसके अंदर जज्बात पूरे जोश के साथ मचलते थे। शादी की पहली रात भी वो पूरी तरह जुनून में था, बल्कि उसे तो डर था कहीं नाजुक सी एनी उसके जुनून को सहते सहते बेहाल ना हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, उल्टा एनी ने उसे नामर्द कह दिया था। एनी को उससे शिकायत क्यों थी उसे समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद वो एनी के करीब नहीं गया था। पूरे 1 महीने के बाद एनी ने यह कहकर उसे तलाक मांग लिया कि तुम मुझे खुश नहीं कर सकते, मैं पूरी ज़िंदगी तुम जैसे नामर्द इंसान के साथ नहीं रह सकती। और ये नामर्दी का टैग उसके माथे पर ऐसा लगा कि वो हीन भावना का शिकार होकर रह गया। एनी उसकी ज़िंदगी से चली गई थी, लेकिन साथ ही साथ उसके जीने की उमंगें, उसकी खुशियाँ, सब कुछ अपने साथ ले गई थी। वो अपने खोल में सिमट कर रह गया था। और अब उसकी माँ दोबारा से पीछे पड़ी थी कि वो लड़की ही बदनसीब थी जो तुम जैसे इंसान को छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। और एसपी सुशांत अब दोबारा से किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था। आज भी उसकी माँ ने शादी की बात छेड़ दी थी और अब वो परेशान सा बैठा था। उसके चेहरे पर इस वक्त तो खामोशी छाई हुई थी। वो अपनी माँ के शब्दों की गूंज को अपने दिल पर महसूस कर रहा था कि अचानक बाहर से उसे आवाज़ सुनाई दी, एक शोर जो सन्नाटे को चीरता हुआ उसके कानों में पहुंचा था। सुशांत ने अपनी टांगें नीचे की और सीधा होकर बैठा। दरवाजे पर नज़र जमाए वो ये सोचने लगा, इस वक्त कौन हो सकता है। अभी वो उठने की कोशिश कर रहा था कि एक औरत अंदर दाखिल हुई। वो सांस फुलाते हुए सीधा सुशांत की तरफ आई थी। औरत के खूबसूरत सूरत पर परेशानी के हाव भाव थे, भरे भरे शरीर की मालिक, मगर उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं। रात के इस वक्त पुलिस स्टेशन में किसी औरत का यूं आना वाकई एक हैरत की बात थी। और उसने अंदर आते ही रोना शुरू कर दिया था। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने दोनों हाथ जोड़े सुशांत के सामने खड़ी थी और रोते हुए बोली, मेरे साथ चलें, भगवान के लिए मेरी मदद करें, मेरे घर चलें। सुशांत के माथे पर बल पड़ गए। उस औरत की बात सुनकर उलझ गया था। उस औरत की बेचैनी और आंसुओं से भरी आवाज़ ने उसके दिल में हमदर्दी भी पैदा कर दी। वो औरत अपनी बात जारी रखते हुए बोली, मेरे घर पर एक कयामत टूट पड़ी है। मैं बहुत परेशान हूँ, अगर आपने मेरी मदद न की तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। वो दरिंदा मेरी फूल सी बच्ची को, ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थीं। भगवान के लिए मेरे साथ चलो। सुशांत ने एक पल के लिए उस औरत को गौर से देखा। उसके चेहरे पर सच्चाई और बेबसी की झलक थी। वो उलझ कर रह गया था, मगर वो बहादुर और निडर एसपी था। सुशांत ने जल्दी ही फैसला कर लिया। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ,
लेकिन पहले मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या है। औरत तेजी से जवाब देने लगी, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, बस मेरे साथ चलें, अगर देर हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी परेशानी उसने एक निगाह में पहचान ली थी। इस समय औरत का आना उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था और जिस तरह से वो आई थी अंदर ही अंदर वो बुरी तरह उलझ गया था। सुशांत ने अपना कोट उठाया और औरत के साथ चल पड़ा। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जीप की तरफ इशारा किया, चलिए और बताइए कहाँ जाना है। उस औरत ने आंसू साफ करते हुए जीप की तरफ कदम बढ़ाए। सुशांत ने गाड़ी स्टार्ट की। उसके चेहरे पर हिम्मत की लकीरें साफ थीं। वो कोई डरपोक नहीं था। वो जानता था जो कुछ भी हो वो औरत की मदद जरूर करेगा। उसकी जीप रात के सन्नाटे को चीरती हुई साफ सड़क पर दौड़ना शुरू हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर खामोशी थी। वो बहुत ही सीरियस अंदाज में सड़क पर नजरें जमाए हुए था। चेहरे पर गहरी सोच और परेशानी भी थी। गाड़ी की रफ्तार के साथ उसके दिल की धड़कन भी दौड़ रही थी। वो औरत जो कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन में फरियाद करती आई थी अब अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, साहब, मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर हैं। मैं और मेरी बेटी घर पर अकेले होते हैं। मेरे पति का एक दोस्त है, उसका बेटा रोहन हमारे घर में जबरदस्ती घुस आता है और हमें डराता रहता है। सुशांत ने गहरी सांस ली और आंखों में गुस्से की चमक के साथ पूछा, फिर आज क्या हुआ जो तुम चली आई हो? अगर वो रोज आता है तो ये तुम्हारे लिए रूटीन के अनुसार होना चाहिए। वो ऐसा ही था, बेधड़क और मुंह पर बात करने देने वाला। औरत की आवाज में कंपन और डर साफ था। आज उसने हद कर दी साहब। जब मैं उसे घर से निकालने की कोशिश करने लगी तो उसने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। वो बहुत बदतमीज और जाहिल इंसान है। वो मेरी मासूम सी 18 साल की बेटी के साथ पीछे पड़ गया है। ये सुनते ही सुशांत के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी रगें तन गईं, आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत की, गाड़ी की रफ्तार और भी तेज कर दी। तुम फिक्र न करो, आज वो रोहन मेरे हाथ से नहीं बचेगा। औरत ने सुशांत की बात सुनकर कुछ सुकून महसूस किया। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, भगवान आपका भला करे साहब, अगर आप ना होते तो मैं क्या करती। वो दरिंदा तो कुछ भी कर सकता था। सुशांत ने एक पल के लिए उस औरत की तरफ देखा। मैं हूं ना, अब कुछ नहीं होगा। तुम ये सब कुछ बस मुझ पर छोड़ दो। तुम अकेली नहीं हो, आज रोहन को उसकी बदतमीजियों की सजा जरूर मिलेगी। गाड़ी तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। रात की खामोशी में जीप एक झटके से घर के सामने रुकी थी। घर के अंदर से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। सुशांत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकला। उसके साथ प्रभा जी भी थी। डर और बेबसी उनके चेहरे पर अब भी जाहिर थी। सुशांत ने गहरी नजर घर पर डाली और बगैर टाइम खराब किए प्रभा के साथ अंदर की तरफ बढ़ा था। घर के अंदर लॉन्ज में सोफे पर एक मर्द बैठा हुआ था, रोहन, जो कि अपने आप को इस समय इस घर का मालिक समझ रहा था। ऊंची आवाज में अनिका को बाहर आने के लिए कह रहा था। उसकी आवाज में गुरूर और बेहिसी का असर था। वो अपनी ही धुन में था, जैसे किसी का डर ना हो। सुशांत के माथे की रगें तन गई थीं, आंखों में गुस्से की लहर थी। वो लंबे लंबे कदम उठाते हुए तेजी से रोहन की तरफ बढ़ा था। रोहन ने जैसे ही सुशांत को पुलिस की वर्दी में देखा वो फौरन खड़ा हो गया। पल भर के लिए उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी थीं। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो औरत उसकी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन चली जाएगी और उसे घर तक ले आएगी, मगर उसने फौरन ही अपने ऊपर काबू पाया था। वो ये एहसास कराना चाहता था वो पुलिस को देखकर नहीं डरा था। उसका हुलिया बेहद बेहुदा था। गिरबान के बटन खुले हुए थे, लंबे बाल जो एक चोटी में कैद कर रखे थे, उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां, गले में एक मोटी सी चैन और हाथ पर बंधा एक रुमाल। सुशांत ने उसका गिरबान पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए गुस्से से बोला, लड़के, ये क्या बदतमीजियां मचाई हुई हैं तुमने यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन औरतों के घर में घुसकर ये बेदर्दी दिखाने की? रोहन ने सुशांत की आंखों में गुस्से की चमक देखी, मगर फिर भी अपनी बदतमीजियों से बाज न आया। गुस्से से जवाब देते हुए बोला, तुम कौन होते हो मुझ पर यूं हाथ उठाने वाले? ये वर्दी का रौब किसी और पर झाड़ना, मैं ये मामला खुद ही निपटा लूंगा। उसने रोहन का गिरेबान और भी जोर से पकड़ा और सख्ती से बोला, बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना यहीं जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। प्रभा जी जो पास खड़ी थी आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, एसपी साहब, ये हमें बहुत परेशान करता है। जब से मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर हैं और इसने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। रोहन ने प्रभा की बात पर तेज लहजे में कहा, सब पता है मुझे कि तुम क्या रंगरलियां मना रही हो अपनी बेटी के साथ। आने दो अंकल को, वो तो खुद ही आप लोगों की जिम्मेदारी हम लोगों को सौंप कर गए थे, लेकिन आपने तो कुछ ज्यादा ही पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए हैं।
इससे पहले सुशांत कुछ कहता, वो सुशांत की आंखों में आंखें डालकर बोला, और इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे घर के मामलों में दखल न दें तो ही ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे घरेलू मामले हैं जो हम खुद ही निपटा लेंगे। अंकल जाने से पहले इस घर की जिम्मेदारी हमें सौंप कर गए थे और हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना जानते हैं। अपना ये रौब किसी और पर झाड़ना। ये सुनते ही सुशांत के सब्र का पैमाना भर चुका था। उसने रोहन के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारा था। उसकी आंखों में गुस्से की शिद्दत और आवाज़ में गुस्से की तेज खनक थी। घरेलू मामले, अभी के अभी तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर आगे बकवास की तो। औरतों को परेशान करता है और तू क्या समझता है कि मैं तुझ जैसे बेगैरत इंसान से डर जाऊंगा? रोहन ने अपनी जगह पर जमकर बदतमीजी से कहा, देखिए, हमारे मामलों में दखल अंदाजी मत करें। अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ मैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो खुद पूछिए प्रभा आंटी से। बताइए ना कि आप दोनों की जिम्मेदारी पुनीत अंकल मुझे और मेरे पापा को देकर नहीं गए थे? प्रभा जी ने सर झुका लिया था। इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह रहा है। मेरे पति ने जाने से पहले अपने जान से प्यारे दोस्त को हमारी जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि वो उन पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा करते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था उनका बेटा इतना नीच और घटिया है। अब सुशांत रोहन की तरफ मुड़ा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को डरा धमकाकर साबित क्या करना चाहते हो? अब ये कानून का मामला है, तुम्हारा मामला नहीं, और मैं यहाँ इनकी सुरक्षा करने आया हूँ। रोहन ने आगे बोलने की कोशिश की, मगर सुशांत ने उसको घूरते हुए सख्त अंदाज में कहा, एक शब्द और बोला तो अभी के अभी तुम्हें जेल की हवा करा दूंगा। सुशांत की बातों से प्रभा जी को हिम्मत मिली थी और वो आगे बढ़ी। एसपी साहब, हमें इंसाफ चाहिए ताकि ये हमें आगे से परेशान न करे। सुशांत ने रोहन को घूरते हुए कहा, प्रभा जी, आप चिंता न करें। आज से रोहन तुम्हें या तुम्हारी बेटी को तंग नहीं करेगा। अगर दोबारा इस घर की तरफ देखा तो तुम्हारी जगह सीधा जेल में होगी। रोहन ने आखिरकार खामोशी साध ली थी और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। सुशांत ने रोहन का गिरबान छोड़ दिया कि उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। प्रभा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले रोहन लॉन्च से बाहर निकला और तेजी से लॉन्च का दरवाजा बंद कर दिया था। उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट फैली थी। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर खुद से बोलते हुए बोला, मैं बताता हूँ कि असल बदतमीजी क्या होती है। उसके लहजे में जहर भरा हुआ था। प्रभा जी ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा और दीवाना बार दरवाजा पीटने लगी। उनकी आंखों में डर और परेशानी की लहर थी। रोहन ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाई। जैसे ही बाहरी दरवाजा खुला, पुनीत जी सामने खड़े थे। रोहन ने उन्हें देखते ही तंजी अंदाज में कहा, अंकल जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप अपनी आंखों से देख सकेंगे अंदर क्या गुल खिलाए जाते हैं। आप तो मुझे फ़ोन करके डांट रहे थे ना कि मैं आपके घर ना आया करूं, लेकिन देखिए, मैं आपके घर क्यों आता था। आपके घर की इज्जत बचाना अपना फ़र्ज समझता था, इसीलिए मैं आपके घर की रखवाली करता था। लेकिन चलिए, अब खुद ही अपनी आंखों से देख लें आपकी बीबी किस तरह हम लोगों की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है, आपके ख़ानदान का नाम डुबो रही है। पुनीत जी के माथे पर बल पड़ गए। जबान संभाल कर बात करो रोहन। रोहन ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। आपकी बीबी को मैंने अंदर बंद किया है, वहाँ वो एक मर्द के साथ मौजूद है। चलिए, मैं आपको उनका तमाशा दिखाता हूँ। रोहन के साथ पुनीत जी जैसे ही अंदर दाखिल हुए, रोहन की आंखों में शैतानियत झलक रही थी। उसने लॉन्ज में खड़े सुशांत और प्रभा जी की तरफ इशारा करते हुए जहरीले अंदाज में कहा, ये औरत इस एसपी के साथ यहाँ अय्याशियाँ कर रही थी। मैं तो टाइम पर आ गया ये पूछने कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, वरना न जाने ये दोनों क्या कर रही होते। पुनीत जी गुस्से में भरे हुए अपनी पत्नी की तरफ मुड़े थे, जिस वक्त बहुत ख़राब से खुलिये में थी। प्रभा जी को एहसास नहीं था। डर और परेशानी की वजह से उन्होंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। उनके गले में दुपट्टा तक नहीं था, जो शायद हड़बड़ाहट में कहीं फिसल कर गिर चुका था। पुनीत जी की नज़रें उनके चेहरे पर जम गई थीं। चेहरे पर डर और बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो सख्त अंदाज में बोले, प्रभा, ये सब क्या हो रहा है? सुशांत भी सूरत हाल पर बुरी तरह घबरा गया था। वो अपनी जगह खड़ा होकर उलझन में था, क्योंकि उसे ये सब की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर रोहन की बातें उसकी सफाई को धुंधला रही थीं। प्रभा जी ने बोलने की कोशिश की, नहीं पुनीत, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सुशांत को बुलाया था क्योंकि आप जिसे इस घर की जिम्मेदारी देकर गए थे, जिसे इज्जत की रखवाली के लिए कहकर गए थे, वही आपके घर की इज्जत को ख़राब करने पर तुला था। आपकी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था।
रोहन ने फौरन उनकी बात काट दी और जहर उगला। ये झूठ बोल रही हैं, इन दोनों के नाजायज संबंध हैं और ये आपसे छुपाने के लिए बहाना बना रही हैं। पुनीत जी अविश्वास निगाहों से अपनी पत्नी को देख रहे थे। उनका दिल बेयकीनी और गम से बोझल हो रहा था। उनकी आंखों में उलझन और शक के साए लहराने लगे थे। प्रभा जी की हालत खराब होती जा रही थी और वो कांपती हुई आवाज में बोली, पुनीत, मैं सच कह रही हूँ, ये इंसान हमारे घर में घुसकर हमें धमका रहा था। मैंने मजबूरन एसपी सुशांत को बुलाया। सुशांत, जो कि अब तक खामोशी से सुन रहा था, आगे बढ़ा और मजबूत अंदाज में बोला, पुनीत जी, मैं यहाँ प्रभा जी की हिफाजत के लिए आया था। रोहन ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ गलत और झूठे इल्जाम है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास को ठेस पहुंचाना है। रोहन ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ये सब झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा था इन दोनों को। सुशांत ने सख्ती से रोहन को टोकते हुए कहा, बंद करो अपनी जबान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इन मासूम लोगों पर इस तरह घटिया इल्जाम लगाकर इनके घर में आग लगा रहे हो। पुनीत जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो प्रभा जी की तरफ देखते हुए बोले, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पर कोई ऐसे ही बिना वजह इल्जाम कैसे लगा सकता है। प्रभा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, पुनीत, मैं हमेशा आपका साथ दिया है, ये सब झूठ है, मुझे गलत न समझे। रोहन ने दोबारा कहा, अंकल, अगर ये सब झूठ है तो फिर क्यों ये इस हालत में है? वैसे तो आंटी हमेशा सबके सामने ढक छुप कर आती हैं, आज देखिए कैसे बिना दुपट्टे के खड़ी अपने जिस्म का प्रदर्शन कर रही हैं। रोहन ने एक बार फिर जहर उगलते हुए कहा था और पुनीत जी के दिल में शक की लहर दौड़ गई थी। अब इस की हालत में अपनी पत्नी और एसपी सुशांत को देख रहे थे। एसपी सुशांत, जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने आया था, अब इस माहौल में बुरी तरह फंस कर रह चुका था। पुनीत अविश्वास से अपनी जीवन संगिनी को देख रहे थे, जिन्हें वो अपने दिल के बेहद करीब महसूस करते थे, और आज उनका ये यकीन टूटा हुआ महसूस हो रहा था। रोहन एक बार फिर बोला था, आपकी पत्नी के साथ साथ आपकी बेटी के भी चाल चलन ठीक नहीं है। अरे, मैं तो इन लोगों की मदद के लिए आया करता था, लेकिन आपकी बेटी तो मुझ पर ही गंदी नज़र रखती थी, और जब मैं कुछ कहता तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा देती। दोनों माँ बेटी को मैं तंग करता हूँ। वो तो मैं अभी सही टाइम पर आ गया, वरना तो ये इस मर्द के साथ अपना मुंह काला कर रही होती। एसपी सुशांत के सब्र का पैमाना अब भर चुका था। उससे एक बार फिर अपनी माँ के चेहरे की भी याद आई थी, जो उसका इंतजार कर रही होंगी। उसने खड़े होते हुए रोहन पर एक गुस्सीली निगाह डाली थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वो जानता था उसकी माँ इस वक्त बेहद परेशान होंगी। उसकी निगाह रोहन पर पड़ी, जो अभी जहरीली मुस्कुराहट लिए खड़ा था, फिर पुनीत जी पर जो उलझन में घिरे थे, और आखिर में प्रभा जी पर, जिनके चेहरे पर बेबसी और आंसुओं का मिला जुला मंजर था। सुशांत ने गहरी सांस लेते हुए बेबसी से उन्हें देखा, लेकिन उनके होंठ खामोश रहे। सुशांत जैसे ही घर से बाहर निकला, उसे एहसास हुआ पुनीत जी की तेज आवाज़ ने मोहल्ले के लोगों को उनके घर के सामने इकट्ठा कर दिया था। लोगों की एक भीड़ लग चुकी थी और सब उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सरगोशियों में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो कुछ लोग सवालिया नज़रों से उसे घूर रहे थे। वो खामोशी से सबको नज़रअंदाज करता हुआ अपनी जीप की तरफ बढ़ा था। हर कदम पर अलग अलग सवालिया नज़रों का सामना था, मगर उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो जीप के दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोलकर खामोशी से अंदर बैठ गया। एक पल के लिए उसने गहरी सांस ली और फिर इंजन स्टार्ट करके वहाँ से रवाना हो गया। सड़क पर आते ही उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि घर जल्दी पहुंचना है, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। बाहर के शोर से बेपरवाह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। सुशांत के घर से निकलते ही पुनीत जी के चेहरे पर गुस्से की लाली छाने लगी थी। उन्होंने प्रभा जी को बाजू से पकड़ते हुए सख्ती से धकेल दिया था। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? सिर्फ उस एसपी की मौजूदगी की वजह से खामोश था, लेकिन अब नहीं। ये क्या गुल खिलाती फिर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द को मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में लाने की? प्रभा जी की आंखों में आंसू थे, मगर उनकी ज़बान पर सच्चाई थी। पुनीत, मेरी बात सुनो। वो यहाँ इस लड़के की हरकतों की वजह से आया था। ये लड़का हमारी इज्जत के पीछे पड़ा है। पुनीत का गुस्सा कम होने की बजाय और भड़क उठा। चुप रहो, मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या कर रही हो। मेरी गैर मौजूदगी में गैर मर्दों को बुलाकर तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रभा जी हिम्मत करके अपनी बात की सफाई देने लगी। पुनीत, ये सब झूठ है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं इस लड़के के खिलाफ मदद के लिए एसपी को बुलाकर लाई थी। पुनीत जी का सब्र अब जवाब दे चुका था। उन्होंने प्रभा को धकेलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ाया। बहाने मत बनाओ और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ।
अगर अपनी बेगुनाही साबित ना कर सकी तो इस घर से और अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। मैं एक ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो मेरी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ करती फिरे। पिरवा जी ने उनके हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए ऐसा ना करो, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। हमारी बेटी का सोचो, हमारी इज्जत का ख्याल करो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज़ कांप रही थी। तुम्हें साबित करना होगा पिरवा कि तुम बेगुनाह हो। अगर ना कर सकी तो इस घर में और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जबकि पिरवा जी का दिल धक धक कर रहा था और वो उसकी हालत से बेपरवाह अंदर चले गए। पिरवा जी ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर आंसू भरी निगाहों से अपने घर की दहलीज को देखा, जो अब उन्हें पराई लगने लगी थी। अंदर अनिका जो कमरे के अंदर छुपी बैठी थी, इन सारी आवाज़ों को सुन रही थी। उसका दिल डर के मारे कांप रहा था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाकर माँ के साथ खड़ी हो सके। उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल दुआ कर रहा था ये सब कुछ एक बुरा सपना हो। पिरवा जी ने आखिरी बार दरवाजे को हल्के से छुआ, जैसे अपने अतीत को अलविदा कर रही हों, और फिर धीरे से घर की दहलीज से दूर हो गईं। पिरवा जी को निकाल देने के बाद उन्होंने रोहन को भी जाने का इशारा कर दिया। घर में अब खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में तूफान की गूंज उनके दिल में सुनाई दे रही थी। पुनीत जी बाहर ही बिछी चारपाई पर जा बैठे, दोनों हाथों में सर थाम लिया। दिलो दिमाग में अब एक ही चिंता थी, उनकी मासूम बेटी अनिका, जो इस वक्त सब मामले से बेखबर अपने कमरे में छुपी बैठी थी। उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। अनिका मेरी बच्ची, उनके होंठों से निकला और वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दस्तक दी। अनिका मेरी बच्ची, दरवाज़ा खोलो, सब ठीक है, पापा आपके साथ हैं। उनकी आवाज़ में नमी और मोहब्बत थी, मगर अंदर छुपा दर्द भी साफ था। अनिका ने दरवाजे के पीछे कांपते हुए उनकी आवाज़ सुनी। वो दरवाज़ा खोलना चाहती थी, मगर अब भी डरी हुई थी। अनिका मेरी जान, मैं हूं ना, मैं आपका पापा, डरो मत, बाहर आ जाओ। पुनीत जी की आवाज़ में बेचैनी थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद अनिका ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, चेहरा सुर्ख सफ़ेद और कांपते हुए कदमों से बाहर आई थी। उसकी हालत देखकर पुनीत जी का दिल दर्द से मचल उठा था। वो फौरन आगे बढ़े और उसे सीने से लगा लिया। मत रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर उसके होंठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। पुनीत जी ने उसका चेहरा हाथों में लिया। अनिका डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। उनकी आवाज़ में मोहब्बत और विश्वास था। वो अपनी माँ की बेगुनाही के बारे में बताना चाहती थी, मगर उसकी ज़बान जैसे बंद हो चुकी थी। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पुनीत जी ने एक बार फिर उसे सीने से लगाया। अनिका ने अपने बाप के सीने से लिपट कर अपनी सिसकियां छुपाने की कोशिश की, मगर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुनीत जी ने अनिका को प्यार से देखा। वो जानते थे उनकी बेटी बेहद मासूम और छोटे दिल की है। वो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। चलो अंदर चलकर बैठते हैं। उन्होंने नरमी से अनिका का हाथ थामा और कमरे की तरफ चल दिए। बाप का एहसास जैसे ही अनिका को मिला, उसका डर थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। पिरवा जी अपनी आंखों में आंसू लिए कांपते कदमों से अपने भाइयों के घर पहुंची। दरवाजे पर दोनों भाभियां नजर आईं, जिनके चेहरे पर पिरवा जी को देखकर एक अजीब सा भाव आया था। उन्होंने पिरवा को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन होठों से कुछ नहीं कहा। भाभियों को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ने लगी कि तभी उनके दोनों भाई आकाश और मयंक परेशान हाल उनकी तरफ बढ़े। पिरवा ये क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ? आकाश ने फौरन उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें सहारा दिया। मयंक भी आगे बढ़ा। आ जाओ, अंदर बैठो और बताओ बात क्या है। पिरवा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपते हुए सोफे पर बैठी। भाई, पुनीत ने मुझे घर से निकाल दिया है। दोनों एकदम चौंक उठे थे। ये क्या कह रही हो? आकाश ने हैरत से पूछा। पुनीत ने ऐसा क्यों किया? पिरवा ने रोते हुए आकाश को सारी बात बता दी। आकाश के हाथों की मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गईं, जबकि मयंक की आंखों में गुस्सा था। ये रोहन कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है? और मैं भी जाकर पुनीत से बात करता हूँ। मयंक गुस्से से बोलने लगा। नहीं, पिरवा ने फौरन हाथ जोड़ते हुए कहा। भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना। अगर आपने कुछ किया तो पुनीत मुझे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। उसने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। आकाश और मयंक ने एक दूसरे को देखा। पिरवा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें पुनीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर वो तुम्हारी कदर नहीं करता तो तुम भी उसकी परवाह मत करो। पिरवा ने अपने भाइयों को देखा। मैं मम्मी वाले कमरे में चली जाती हूँ, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। वो खामोशी से उठकर अपनी माँ के कमरे में बढ़ गई, जहाँ कभी उसकी माँ रहा करती थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उनकी माँ की यादें एकदम से उनके दिमाग में ताज़ा हो गईं। वो कमरा अब भी वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी।
प्रभा ने एक ठंडी आह भरी और बिस्तर पर बैठ गई। सुशांत थकान से चूर शाम के गहरे होते अंधेरे में अपने घर में दाखिल हुआ था। दरवाजा खोलते ही सामने बरामदे में अपनी माँ संजना जी को देखा। बेटे को देखकर उनकी आंखें जगमगा उठी थीं। वो धीरे से मुस्कुराई। आखिर तुम आ ही गए। उनकी आवाज़ में खुशी की लहर थी। सुशांत माँ की तरफ बढ़ा और उनके पास जाकर बैठ गया और अपनी माँ के हाथ थाम लिए। मम्मा माफ़ करना, आज देर हो गई। संजना जी ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा, मगर हल्की नाराज़गी भी थी। तुम हमेशा देर कर देते हो सुशांत, आखिर करते क्या हो? मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। सुशांत ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और नरमी से कहा, बस मामा, एक काम में फंस गया था। अगली बार कोशिश करूंगा वक्त पर आ जाऊं। संजना जी ने शिकवा करते हुए कहा, तुम्हारी बातों से दिल नहीं भरता सुशांत। अगर तुम शादी कर लो तो मेरी ही परेशानी ख़त्म हो जाए। भले तुम देर से आओ, कम से कम तुम्हारी बीवी तो मेरे पास होगी और मेरे दिल को सुकून होगा। सुशांत हंस पड़ा, एक जख्मी सी हंसी। उसकी आंखों के सामने एनी का चेहरा आ गया, जो उसके दिल में हजारों जख्म दे गई थी। लेकिन सुशांत अपनी माँ की तरफ मोहब्बत से देखते हुए बोला, मामा अभी कहाँ, आप तो जानती हैं बहुत बिजी हूँ, अभी शादी वादी का वक्त नहीं। संजना जी ने नाराज़गी से उसे देखा। बस यही बहाने, बिजी हूँ। तुम्हारी शादी के बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब मैं खुद तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी और तुम्हें शादी करनी होगी। सुशांत ने माँ की बातों से बचने के लिए माहौल बदलने की कोशिश की। अच्छा मम्मा, खाना लगवा दें, बहुत भूख लगी है। संजना जी मुस्कुराकर उठी। चलो मैं खाना लगाती हूँ। सर्वेंट तो सारे अपने अपने क्वार्टर में जा चुके हैं, लेकिन याद रखना, इस शादी की बात से तुम बच नहीं सकते। सुशांत ने मुस्कुराते हुए उनकी बात काटी। मम्मा पहले खाना, बाकी बातें बाद में। संजना जी ने खुशी खुशी जाकर अंदर खाने की तैयारी शुरू कर दी, जबकि सुशांत वहीं सोफे पर बैठकर सुकून की सांस लेने लगा। लेकिन उसे अपनी माँ के इरादे अब सीरियस लग रहे थे। प्रभा जी कमरे में बैठी अपनी बेचैन धड़कनों के साथ अतीत की यादों में गुम हो गई। उनकी आंखों में बेशुमार सवाल थे, दिमाग में अलग अलग ख्याल थे, लेकिन हकीकत ये थी, उनके पति ने उनके सामने एक बहुत कठोर शर्त रखी थी। बेगुनाही साबित होने तक वो उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। वो उलझन में थी। ना तो वो अपनी इज्जत बचा पा रही थी, ना ही वो अपनी बेटी को उस तकलीफ से बचा पा रही थी। और फिर बैठे बैठे अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया था और उनकी आंखों में चमक उतर आई। दिल में एक इरादा बांधते हुए उन्होंने अपनी नज़रें झुका लीं। मुझे अपना घर बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अगर मेरी बेटी को कुर्बान होना पड़ा तो यही सही, कम से कम उसकी इज्जत तो बच जाएगी और मेरा घर भी टूटने से बचा रहेगा। काश जो मैं सोच रही हूँ वो हो जाए। लेकिन उनके दिल में एक दर्द था जो उनके फैसले को मुश्किल बना रहा था। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था ये कदम उठाकर अपने खानदान को बचा सकती हैं, लेकिन उनकी आत्मा अंदर ही अंदर तड़प रही थी। अभी अनिका छोटी थी, शादी की उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ये कदम उठाना जरूरी समझने लगी थी। सुबह की हल्की रोशनी में प्रभा पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने अपने कदमों को जल्दी से आगे बढ़ाया और पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचकर अंदर दाखिल हो गईं। अभी अभी सूरज की पहली किरण ने अपनी रोशनी बिखेरी थी। उन्होंने एक नज़र हवलदार को कुर्सी पर बैठे देखा। प्रभा हौसला करके आगे बढ़ी। उन्हें पता था कि वो इस तरह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगी। वो उसके पास पहुंचकर टेबल पर हाथ मारा, जिससे हवलदार हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखों में हल्की हल्की नींद की झलक थी, लेकिन जब उसने प्रभा को पैसे निकालते देखा तो उसकी नज़रें बदल गईं। क्या चाहिए आपको? हवलदार की आवाज़ में अब चमक थी। मैं सिर्फ सुशांत के बारे में जानना चाहती हूँ। हवलदार ने पैसों को गौर से देखा, फिर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये सब क्या है? आप उस अफसर के साथ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब उसने पैसे देखे तो उसकी जबान बंद हो गई। उसने नरम आवाज़ में कहा कि सुशांत का घर वो शहर के बड़े इलाके में है और उसका पता ये रहा। उसने कागज़ और पेन उठाकर पता लिख दिया था। इसी पल का तो प्रभा जी को इंतजार था। एक विजयी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई थी। उन्होंने दिल में फैसला कर लिया कि अब वो कुछ भी कर सकती हैं। वो खामोशी से वहाँ से निकल गई थी। अब उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। दोपहर का वक्त था जब वो सुशांत के घर के दरवाजे पर पहुंची। दिल अब तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरी दस्तक पर दरवाजा खुला था। सामने ही संजना जी खड़ी थीं। प्रभा जी ने उन्हें देखते ही फौरन उनके करीब जाकर उनके हाथ थाम लिए। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। प्रभा जी की आवाज़ में बेचैनी थी। संजना जी शुरू में थोड़ा घबराईं, लेकिन प्रभा जी की शक्ल सूरत और उनका पहनावा देखकर समझ गईं ये कोई अच्छी घरेलू औरत है। वो हमेशा से ही बहुत सादा दिल और रहमदिल औरत थीं। फौरन प्रभा को अपने घर के अंदर ले आईं।
उनके चेहरे पर एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने प्रभा को हॉल में बिठाया और खुद पानी लेने के लिए चली गईं। थोड़ी देर बाद ही संजना जी कांच के गिलास में पानी ले आईं और उनके सामने रख दिया। प्रभा जी ने धीरे धीरे पानी पिया, फिर संजना जी की आंखों में देखते हुए कहा, बहन जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ मेरा ये बात करना सही नहीं, मगर अच्छे रिश्ते अब नहीं मिलते, इसलिए इंसान को चाहिए खुद से पहल कर ले। बेवजह की बातें लोगों ने फैला रखी हैं कि लड़की वाले बात नहीं कर सकते। संजना जी ने उन्हें उलझ कर देखा। क्यों उन्हें प्रभा जी की बातें समझ नहीं आ रही थी। मुझे पता चला है कि एसपी सुशांत की शादी नहीं हुई। दरअसल मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर की तलाश कर रही थी। संजना जी गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं भी अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हूँ, मगर आप कहना क्या चाहती हैं? प्रभा जी ने जल्दी से अपना बैग खोला और अनिका की तस्वीर निकालकर संजना जी के सामने रख दी। ये मेरी बेटी है अनिका। अगर आप चाहें तो अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से दे सकती हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ आप मायूस नहीं होंगी। संजना जी ने तस्वीर पर नज़र डाली तो लड़की उन्हें बहुत पसंद आई थी। उनके होठों से अचानक निकला, आपकी बच्ची तो बहुत खूबसूरत है। उनकी ये तारीफ सुनकर प्रभा जी की आंखों में चमक आई और उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी थी। आपकी बेटी मुझे दिल से पसंद आई है, बहुत ही मासूम और ख़ूबसूरत। और लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा कुंवारा नहीं है, बल्कि उसकी शादी हो चुकी है। ये सुनकर प्रभा जी चौंकी थी। लेकिन संजना जी जल्दी से बोली, शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, उससे तलाक लेकर। ये सुनकर प्रभा जी को थोड़ा सुकून मिला था। उन्हें परवाह नहीं थी, भले सुशांत शादीशुदा था, उन्हें बस हर कीमत पर अपनी बेटी के लिए सुशांत का रिश्ता चाहिए था, जो पूरी जिंदगी उनकी बेटी की ढाल बनकर उसकी रक्षा करता। उनकी आंखों में सुकून था। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं संजना जी इस बात पर। संजना जी खुश हो गई थी। संजना जी ने तस्वीर को अपने पास रखते हुए कहा, मैं तस्वीर को अपने पास रख लूं? उसके बाद दोनों के बीच एक खामोशी गुजर गई और फिर प्रभा जी ने वो तस्वीर संजना जी को दे दी और संजना जी ने प्रभा जी को यकीन दिलाया, मैं सुशांत से पूछकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगी। लगभग 2 घंटे के बाद प्रभा जी उनके घर से वापस अपने भाई के घर आ गई थीं। शाम का वक्त था और सुशांत घर वापस आ चुका था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, संजना जी फौरन उसके पास आईं। आंखों में एक नरम सी ख्वाहिश थी। वो बेटे को देखकर हल्के से मुस्कुराईं। बेटा, जरूरी बात करनी है तुमसे, सुशांत ने थके हुए अंदाज में कहा। क्या बात है ममा? थोड़ा थका हुआ हूँ, ऐसा करते हैं कल बात करते हैं, संजना जी ने नरमी से कहा। बेटा, ये बात इतनी ज़रूरी है, मैं तुमसे अभी करना चाहती हूँ। सुशांत ने सर झुकाया। ममा, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, बस कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर थकावट और नागवारी के भाव थे। उसको मालूम था उसकी माँ के पास सिर्फ यही एक बात होगी। बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, बस तुम्हारा ख्याल ही तो रखना चाहती हूँ। मैं एक लड़की के बारे में सोच रही हूँ, तुमसे पूछना था, अगर तुम सही समझो तो हम रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। सुशांत ने अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था आपके पास बस यही बात होगी। फिलहाल मैं किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे वक्त चाहिए। ऐनी के दिए जख्म से उभर नहीं पा रहा हूँ। संजना जी ने गहरा सांस लिया। तुम्हें क्या लगता है कि ऐनी जो वजह बनाकर तुम्हें छोड़ कर गई थी, मैं वो वजह नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ। सुशांत ने हैरान होकर अपनी माँ को देखा था। उसे तो लगता था उसकी माँ को नहीं पता कि ऐनी उसे क्यों छोड़कर गई है। वो बेवकूफ़ थी जो उसने तुम जैसे लड़के को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिया। मिली थी वो मुझे मार्केट में, उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही है। मुझसे माफ़ी भी मांग रही थी कि मैं किसी और से प्यार करती थी, इसलिए सुशांत पर इल्ज़ाम लगाकर उससे अलग हो गई। कह रही थी मैं सुशांत से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती। सुशांत हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बात का? मैं सच कह रही हूँ। मैंने तो उस लड़की को माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने कहा अपना ये मनहूस साया मेरे बेटे के आसपास भी लेकर मत आना। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता था, एकदम मुरझा कर रह गया है। उन्होंने आगे बढ़कर सुशांत के माथे को चूम लिया था और पता नहीं क्यों आज सुशांत के अंदर सीने में सुकून सा उतर गया था। शायद नामर्दी का जो टैग उसके माथे पर लगा था, जैसे वो हट चुका था। संजना जी ने थोड़ी देर के लिए खामोश हुई थी, फिर अनिका की तस्वीर निकालकर कहा, यह है वो लड़की। उन्होंने वो तस्वीर सुशांत के सामने रखी थी। सुशांत ने एक पल के लिए नज़रें उठाकर तस्वीर को देखा। वो तस्वीर को नज़र अंदाज करना चाहता था, लेकिन जैसे उसकी पहली निगाह अनिका की तस्वीर पर गई तो वो अपनी जगह रुक सा गया था। इतना बेदाग हुस्न देखकर उसकी आंखें चमक उठी थीं। एक पल में उसकी नज़रें बदली थीं।
सुशांत ने धीरे से कहा, ये लड़की तो बाकी बहुत खूबसूरत है मामा। वो एकदम बोल पड़ा था और संजना जी के होंठों पर एक मुस्कान आई थी। अगले ही पल वो शर्मिंदा हुआ था और अपना सर खुजाते हुए बोला, मेरा मतलब है अच्छी है। हाँ हाँ, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है तुम्हें पसंद आई है, तो फिर क्या ख्याल है? अगर तुम्हें पसंद है तो हम इस रिश्ते के बारे में आगे सोचें। सुशांत एक पल के लिए खामोश हुआ। उसके दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन फिर उसने सर झुकाते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको सही लगती है तो आप आगे की कार्रवाई कर सकती हैं। ये कहकर सुशांत अपने कमरे में चला गया था। वो जानता था अब अगर उसने अपनी माँ को रिश्ते के लिए इनकार किया तो उसकी माँ नाराज हो जाएंगी, और फिर लड़की भी तो खूबसूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। और वैसे भी वो एनी के चैप्टर को क्लोज करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। वक्त धीरे धीरे गुजरा जा रहा था। अगले दिन ही संजना जी ने प्रभा जी के साथ उनके घर गई थी, और जब संजना जी ने खूबसूरत सी नाजुक अनिका को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और उन्होंने फौरन ही रिश्ता मांग लिया था। उसी पल पुनीत जी भी घर आ चुके थे, और संजना जी ने जब अपना इंट्रोडक्शन एसपी सुशांत के नाम से करवाया तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे। मगर फिर जब उन्होंने सुशांत का रिश्ता अपने बेटे के तौर पर उनके सामने पेश किया तो पुनीत जी पल भर के लिए खामोश हो गए थे। उनकी निगाहें प्रभा से टकराईं, जो उन्हें इस बात का एहसास दिला रही थी कि देखा, मैं बेकसूर थी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद पुनीत जी सर झुकाकर सुशांत के बारे में सोचने लगे। वो देखने में अच्छा, खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था। दुनिया का हर ऐसो आराम उसके पास था, और उन्होंने अगले ही पल अपनी बेटी के लिए हाँ कर दिया और संजना जी को अपनी तरफ से रजामंदी जाहिर कर दी। उधर सुशांत अपने ऑफिस में बैठा अपने कामों में बिजी था। वो जिस खानदान से दोबारा मुलाकात करने का नहीं सोचता था, उसी खानदान की बेटी से उसका रिश्ता जुड़ चुका था और उसे पता भी नहीं था। शादी की तैयारियां अब अपने चरम पर थीं। इसी बीच सुशांत अपने केस में इतना उलझ चुका था कि उसे एक बार भी अपने ससुराल वालों से मिलने का मौका नहीं मिला था। संजना जी ने ही सारे मामले संभाले हुए थे। एक दो बार वो लोग उनके घर भी आए थे, और दोनों ही इत्तेफाक के तौर पर उनकी मुलाकात सुशांत से नहीं हो पाई थी। इस बात पर उन लोगों ने कोई ऐतराज़ भी नहीं किया था, क्योंकि उसकी ड्यूटी ही ऐसी थी। आज बारात का दिन था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। आज भी सुशांत ने बहुत मुश्किल से अपने लिए वक्त निकाला था, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़रूरी केस में उलझा हुआ था। दूल्हा बना वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पूरी बारात के साथ वो अपनी दुल्हन को विदा कराने जा रहा था, इस बात से बेपरवाह कि जिस घर से उसने जिल्लत बर्दाश्त की थी उसी घर की बेटी को विदा करवा कर लाएगा। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो अतीत का कुछ पल उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम गए। मेहमान इतने सारे थे कि वो कुछ भी बोल न सका, मगर उसका चेहरा, जो अभी थोड़ी देर पहले खुशी के मारे खिल रहा था, अब उस पर एक सख्ती का खोल चढ़ चुका था। वो घर में दाखिल हुआ। सामने ही पुनीत जी और उनकी पत्नी प्रभा जी के साथ में रोहन और बाकी के मेहमान मौजूद थे। वो सब खून भरी निगाहों से देखने लगा। रोहन के तेवर कुछ ज़्यादा ही बिगड़े हुए थे, क्योंकि वो खुद अनिका को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। एसपी सुशांत का बस नहीं चल रहा था कि वो इस महफिल को छोड़कर चला जाए, मगर अपनी बीमार माँ की तरफ खामोशी से देखा। अनिका कमरे में अपने बिस्तर के कोने पर सिमटी बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभा कमरे में दाखिल हुई और उसके करीब आई। उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देने लगी कि एक न एक दिन हर बेटी को विदाई करनी ही होती है, तो फिर सुशांत तो बहुत अच्छा इंसान है। वो उसे हाथ से पकड़कर खड़ा कर गई और अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तो बहुत मासूम है। आज तक कभी तूने किसी का दिल नहीं दुखाया। शायद इसीलिए भगवान ने तेरी किस्मत में सुशांत जैसा रहम दिल और अच्छा इंसान लिखा है। वो तुझे बहुत खुश रखेगा। अब दिल पर किसी तरह का बोझ न ले। वो उसे लेकर बाहर मंडप में आई थी, जहाँ सुशांत पहले से बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा सख्त हो रहा था, नजरें झुकी हुई थीं। कुछ ही देर में पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे पंडित जी शादी की रस्में कर रहे थे, वैसे वैसे सुशांत करता जा रहा था, लेकिन उसके दिल पर एक भारी बोझ था। सुशांत ने एक पल के लिए अपनी नज़रें उठाई थीं और अपने सामने खड़ी माँ को देखा, जिनकी आंखों में इस वक्त ढेर सारी खुशी चमक रही थी। उसने अपना चेहरा दोबारा झुका लिया और फिर पंडित जी के कहने पर उसने अनिका की मांग में सिंदूर भर दिया। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। थोड़ी देर में ही विदाई का शोर उठा था और वो रोते हुए अपने बाबुल के घर से विदा होकर पिया के घर चल पड़ी थी। घर पहुंचकर संजना जी ने थोड़ी बहुत रस्में की थीं। उसके बाद उन्होंने अपनी बहू को अपने बेटे के कमरे में पहुंचा दिया। कमरे का दरवाज़ा खुला, सुशांत अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हर तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं और मध्यम रोशनी ने माहौल को
और भी रोमांटिक बना दिया था। लेकिन सुशांत के कदम जैसे ही अंदर पड़े, उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ गया जब रोहन उनके घर में बैठकर अनिका को बाहर बुलाने के लिए आवाजें लगा रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में गुस्सा था। वो सिर्फ 18 साल की लड़की डर और झिझक में घिरी हुई थी, अपने पति की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। सुशांत ने गुस्से में उसको बाजू से पकड़ा और झटके से बेड के नीचे उतार दिया। अनिका लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई और हैरत और डर से उसे देखने लगी। सुशांत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम जैसे लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी माँ ने जो चालाकी की है वो मुझे साफ नजर आ रही है। तुमने सोचा होगा सुशांत को धोखा देना आसान है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं वो आदमी हूँ जो किसी की झूठी चीज तो कभी स्वीकार नहीं करता। फिर तुम जैसी इस्तेमाल की हुई लड़की को कैसे स्वीकार करूंगा? अनिका तो उसकी बात पर हक्का बक्का रह गई थी। वो तो कुछ और ही उम्मीदें लगाए बैठी थी, लेकिन सुशांत का ये रूप देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसने अगले ही पल अपना घूंघट हटा दिया था और सुशांत की तरफ देखा। पल भर के लिए सुशांत उसकी खूबसूरती में खोसा गया था, मगर फौरन ही अपना सर झटक दिया। सुशांत ने उसकी बात काटते हुए कड़वे शब्दों में कहा, खामोश रहो। तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? क्या मैं नहीं जानता रोहन तुम्हारे घर क्यों आता था? क्या मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था? अनिका ने अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश की। भगवान के लिए ऐसा न कहें, ये सच नहीं है। रोहन मेरा कुछ नहीं लगता और ना ही उसके लिए मेरे दिल में कुछ है। वो मेरे घर आता था, लेकिन मेरे कहने पर नहीं, वो जबरदस्ती आता था। सुशांत ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए और उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, बंद करो ये ड्रामा। तुम्हारी आंखों में मासूमियत नजर आती है, लेकिन तुम मासूम हो नहीं। तुम्हारी माँ ने मुझे फंसाने के लिए ये जाल बिछाया और तुमने इसमें अपनी माँ का साथ दिया है। लेकिन याद रखो, सुशांत इतना बेवकूफ़ नहीं है। अनिका, जो अपनी सफाई के लिए शब्द ढूंढ रही थी, फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। उसके होंठों से कांपती हुई आवाज़ निकली थी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? तुम जैसे लोग कभी भी बेकसूर नहीं होते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे गले बांध दिया और तुमने भी खामोशी से स्वीकार कर लिया। लेकिन सुन लो, ये शादी सिर्फ कागजी शादी है। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। ये कहते हुए उसने अनिका को धक्का दिया। वो दीवार से टकराकर गिरते गिरते संभल गई थी। सुशांत ने मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और बाहर निकल गया, जबकि अनिका वहीं जमीन पर बैठकर रोती रह गई थी। दिल में सिर्फ एक सवाल था, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? सुशांत के दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि जब रोहन उनके घर इतनी आराम से बैठकर अनिका को बाहर आने के लिए बोल रहा था, और पिरवा जी ने भी तो कहा था कि वो उनके घर आता रहता है और उन्हें परेशान करता है, तो यकीनन उसने अनिका के साथ कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। वो किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसका यही इरादा था, वो अपनी माँ से लड़े झगड़े, मगर उसकी माँ बहुत ही सादा दिल औरत थी। वो खामोशी से अपने पुलिस स्टेशन चला गया था। वक्त गुजरने लगा, वो अनिका की तरफ देखता भी नहीं था, जबकि वो हर पल से मनाने की कोशिश करती, अपनी सफाई देने की कोशिश करती, लेकिन वो हमेशा उसे गुस्से से झड़क दिया करता कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ये बात संजना जी भी देख रही थी, मगर मियाँ बीवी के बीच उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे करके उन दोनों की शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था, लेकिन इस 1 महीने के बीच सुशांत उसकी तरफ बिल्कुल नहीं गया था। उसने अपनी ड्यूटी भी चेंज करके नाइट ड्यूटी करवा ली थी और अब एक केस में इतना उलझा था कि वो घर को टाइम भी नहीं दे पा रहा था। घर का फ़ोन बजा। संजना जी ने कॉल रिसीव की तो आगे से जो खबर उन्होंने सुनी, सास बहू के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। आगे से खबर थी कि सुशांत पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और अस्पताल में है। खबर सुनते ही वो दोनों अस्पताल भागी थीं। रिसेप्शन पर जाकर पता चला सुशांत की हालत बहुत नाजुक है। वो दोनों बहनें कॉरिडोर में बैठकर रोने लगी थीं। दोनों के लिए ही वो इंसान बहुत ज़रूरी था, एक का बेटा तो दूसरे का पति। अभी शादी को सिर्फ 1 ही तो महीना हुआ था। वो तड़प तड़प कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सुशांत ठीक हो जाए। और कहते हैं ना, जब पत्नी अपने पति के लिए और पति अपनी पत्नी के लिए दिल से प्रार्थना करता है तो भगवान उसे ज़रूर सुनते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरा जा रहा था और लगभग 8 घंटे के बाद डॉक्टर ने खबर दी थी कि अब एसपी सुशांत की हालत बेहतर है। उसने आंसू भरी निगाह उठाकर अपनी सास की ओर देखा था। वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थीं। अब उनकी हालत इतनी देर अस्पताल में रहने की वजह से ख़राब होने लगी थी, इसलिए अनिका ने संजना जी को घर भेज दिया था। मम्मी जी, मैं हूँ ना सुशांत के पास, आप घर जाएं। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और घर चली आई थी।
पूरी रात अनिका सुशांत के पास बैठी रही थी। सुशांत के दुश्मनों ने उस पर चाकू से वार किया था, जो सीधा उसके सीधे हाथ की तरफ सीने पर मारा गया था। वो तो भगवान की कृपा थी कि सुशांत बच गया था। पूरी रात बेहोशी की हालत में भी सुशांत ने अनिका का एहसास अपने आसपास महसूस किया था। उसके सिरहाने बैठी हुई थी और उसके हाथ को अपने हाथों में थाम रखा था। जब उसकी आंख खुली तो उसकी नज़र अनिका के चेहरे पर गई थी। उसके सिरहाने ही रखे स्टूल पर बैठी और उसके तकिए पर ही अपना सर रखे हुए थी। उसने जरा सा उठकर अनिका के चेहरे को देखा था। मासूम सा चेहरा, लंबी घनी पलकें जो उसके सफ़ेद दूधिया गालों पर झुकी हुई थी। उसका दिल अनिका की तरफ खींचने लगा था, लेकिन जब भी रोहन वाली बात याद आती उसका दिल हटने लगता था। उसने झटके से अपना हाथ अनिका से खींचा था और अनिका की आंख खुल गई। आपको कुछ चाहिए? अनिका हड़बड़ा कर उठी थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे घर जाना है, डॉक्टर को बुला कर लाओ। मैंने डॉक्टर से बात करनी है। इतनी देर में डॉक्टर खुद ही रौंड पर आ गया था। डॉक्टर अभी छुट्टी देने के हक में नहीं थे, लेकिन सुशांत ने ज़बरदस्ती कहकर अपनी छुट्टी करवाई थी, क्योंकि यहाँ अस्पताल के कमरे में उसका दम घुट रहा था। सुशांत को छुट्टी मिल चुकी थी। एक डॉक्टर और एक नर्स उसका घर जाकर ही इलाज कर रहे थे। अनिका भी उसकी पूरी दिलो जान से सेवा करती थी। सुशांत ये देखता था। पहले पहले उसने अनिका को मना किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उससे काम करवाने लगा था। उस दिन भी वो उसके जख्म को साफ करके बैंडेज कर रही थी। उसके बेहद करीब थी, इतने करीब कि सुशांत उसकी खुशबू को महसूस कर सकता था। जख्म साफ करते हुए सुशांत के जख्म में दर्द की एक टीस उठी तो उसके मुंह से एक सिसकारी निकली थी। सॉरी, आई एम सॉरी। आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अनिका डर गई थी। उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए वो अब हल्के हल्के अपने मुंह से फूंक मारते हुए उसके जख्म को साफ कर रही थी। उसके ऊपर झुकने की वजह से उसके रेशमी बाल कुछ तो सुशांत के चेहरे पर थे तो कुछ उसके सीने पर। वो गहरी सांस लेते हुए उनकी खुशबुओं को महसूस कर रहा था। गहरे गले से उभरती उसकी खूबसूरती सुशांत को मदहोश करने लगी थी, जो इस वक्त सब तरफ से लापरवाह उसके जख्म की पट्टी करने पर ध्यान दे रही थी। दुपट्टा सरक कर नीचे गिर चुका था। सुशांत का दिल मचल उठा था। इस लड़की को अपनी बाहों में कैद कर ले, जो उसकी बीवी थी, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, उसे लगता कि उससे पहले रोहन उसके करीब जा चुका है। उसने एक झटके से अनिका को खुद से दूर किया था, क्योंकि अब वो और खुद पर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके ये व्यवहार को देखकर अनिका बुरी तरह टूटकर बिखर रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो अपनी आंखों में आए आंसू छुपाते हुए बाहर चली गई थी। संजना जी ने भी उसके आंसू देख लिए थे। उन्हें दुख हो रहा था। कुछ तो था इन दोनों के बीच जो संजना जी समझ नहीं पा रही थी, और उन्होंने सुशांत से बात करने का फैसला किया। लेकिन उनके पूछने पर सुशांत साफ मुकर गया। मम्मी जी, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। लेकिन वो जिस तरह नज़र चुरा रहा था, संजना जी का शक गहरा हो चुका था। उधर अनिका भी उन्हें कुछ नहीं बता रही थी, और फिर उन्होंने प्रभा जी से बात करने की ठानी। जब प्रभा जी को ये बात पता चली कि उनकी बेटी खुश नहीं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अपने घर को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे। मुझे माफ़ कर दें संजना जी, शायद गलती मेरी है। और फिर उन्होंने उस दिन हुए हादसे की एक एक बात संजना जी को बता दी, जिसे सुनकर संजना जी एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। प्रभा जी, मुझे लगता है दोनों बच्चों की खुशियों के बीच में ज़रूर कहीं ना कहीं ये लड़का रोहन आ रहा है। ये एक गलतफहमी की दीवार है जो उन दोनों के रिश्ते में बीच में खड़ी है। हमें ये दीवार तोड़ना होगी, लेकिन कैसे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सुशांत का जख्म अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी उसमें हल्का हल्का दर्द था। उस दिन वो चोट लगने के बाद पहली बार पुलिस स्टेशन जा रहा था, और कपड़े पहनने में उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जिस साइड जख्म था उधर का हाथ उठने में दर्द महसूस हो रहा था। अनिका बहुत देर से सुशांत को कपड़े पहनने की कोशिश करते हुए देख रही थी, और जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो वो उठकर उसके करीब आई थी और उसके हाथ से वर्दी लेकर उसे पहनाने लगी, जबकि सुशांत ने एक नज़र उसे देखा और उसके हाथ से वर्दी छीन ली। कोई ज़रूरत नहीं, तुम बहाने बहाने से क्यों मेरे करीब आकर मेरे सब्र को आजमाती हो। जबकि इस बार अनिका को गुस्सा आया था। उसने झपट कर उसके हाथ से वर्दी ली थी। खामोश खड़े रहें, बस बहुत देख ली मैंने आपकी मनमानी। आपको पता है ना, आपका जख्म अभी हरा है, अगर खुल गया तो खून बहने लगेगा। बस चुपचाप करके खड़े रहें, वो उसे डांटते हुए बोली थी। और सुशांत हैरत से उस लड़की को देख रहा था। सुशांत एसपी, जिसके सामने बड़े से बड़ा मुजरिम कांपता था, वो जरा सी नाजुक सी लड़की उसे डांट कर चुप करवा चुकी थी। पहली बार उसके सामने वो यूं खामोश हो गया था।
उसने धीरे से उसका हाथ उठाते हुए वर्दी पहना दी थी और अब उसके करीब होते हुए उसके बटन लगा रही थी। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं? बस कुछ ज़रूरी केस हैं, वो देखकर जल्दी ही आ जाऊंगा। आज उसने पहली बार अनिका की बात का नरमी से जवाब दिया था। बटन लगाने के बाद अनिका ने ब्रश उठाया था। इसका क्या करोगी? जाहिर सी बात है, ब्रश से बाल सेट होते हैं, वही करूंगी, अनिका लापरवाही से कहते हुए ब्रश उसकी तरफ बढ़ाने लगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम मेरे बाल सेट करोगी? तो और क्या, तुमसे अपना हाथ तो उठाया नहीं जा रहा, ब्रश क्या करोगे? वो उसे कंधों से पकड़कर बेड पर बिठा चुकी थी और अब किसी छोटे से बच्चे की तरह उसके बाल बना रही थी, जबकि सुशांत अब चुपचाप बैठा था। ये लीजिए, बन गए आपके बाल। उसने मुस्कुराती हुई नज़र उस पर डाली थी और जब सुशांत ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा तो उसकी अचानक ही हंसी छूट पड़ी थी। ये कौन सा स्टाइल बनाया है तुमने मेरे बालों का? और उसे यूं हंसते देखकर अनिका कितनी ही देर तक उसे देखती रही थी और अपने उल्टे हाथ से अपने बालों को बिगाड़ कर हाथ से ही संभालता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया था। अनिका काफ़ी दिनों से अपनी माँ के घर नहीं गई थी, तो जाते जाते संजना जी के कहने पर वो उसे उसकी माँ के घर छोड़ गया था। साथ ही कह दिया कि ड्यूटी से आते वक्त तुम्हें लेता आऊँगा। वो हाँ में सर हिलाते हुए अंदर चली गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी आज उसके ऊपर कौन सी कयामत टूटने वाली थी। पिरबा जी और पुनीत जी उसे देखकर बहुत खुश हुए थे। आज सुशांत ने उसके साथ थोड़ी सी हंसकर बात की थी तो उसके चेहरे पर बड़ा सुकून था और ये सुकून देखकर पिरबा जी भी खुश हो गई थी। शाम को वो बेताबी से सुशांत का इंतजार कर रही थी। भले वो उससे बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी जब वो उसके सामने रहता तो अनिका को सुकून रहता था। उसका इंतजार करते करते रात के 11 बज चुके थे और वो नहीं आया था। जब वो बैठे बैठे नींद की वादियों में उतरने लगी थी, अपने कमरे में जाकर पुनीत जी और पिरभा जी शायद सो चुके थे। वो वहीं बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसे लगा सुशांत है। उसने मुस्कुराते हुए आंखें खोली, लेकिन अपने ऊपर झुके रोहन को देखकर एकदम हड़बड़ाकर उठी थी। इससे पहले वो चीख मारती, रोहन ने उसके मुंह पर अपनी हथेली जमा दी। खबरदार, जो तुमने आवाज़ भी निकाली। क्या सोचा था उस एसपी की दुल्हन बनकर तुम मुझसे बच जाओगी? हरगिज भी नहीं। जानती हो ना कितनी ख्वाहिश थी तुम्हें पाने की, तुम्हें अपना बनाने की, तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद को छूने की, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन मैं भी अपने नाम का एक हूँ, तुम्हें पाने की ख्वाहिश को पूरा करके ही रहूँगा। आज तुम्हारी खूबसूरती को महसूस करूँगा जो मैं पिछले 4 साल से नहीं कर पाया। ये कहकर उसने अनिका को खींचकर अपने बाजुओं में समेटा था। अनिका उसे खुद से दूर धक्का देने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले वो अपने नाकाम इरादों में कामयाब होता, गेट पर खड़ा सुशांत, जो काफ़ी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था, आगे बढ़कर रोहन को अनिका के ऊपर से खींचकर नीचे फेंका था और उस पर अब लातों और घूंसों की बारिश कर रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एसपी सुशांत की बीबी की इज्जत पर हाथ डालने की? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपने जख्म की परवाह किए बिना अंधाधुंध कभी मुक्के तो कभी लातों से उसे मार रहा था, यहाँ तक कि अब उसके जख्म से बुरी तरह खून बहने लगा था और ये देखकर अनिका बुरी तरह डर गई थी। सुशांत, छोड़ो उसे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन सुशांत पर तो जैसे पागलपन का दौरा पड़ चुका था और अनिका फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसे सुशांत की हालत नहीं देखी जा रही थी। उसे यूं रोता देखकर सुशांत के हाथ रुके थे। उसे रुकता देखकर उसके सीने में समा गई। बस कर दे सुशांत, आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी सुशांत। और उसके होठों से ये शब्द सुनकर सुशांत ने उसे खींचकर अपनी बाहों में दबोच लिया था। उसने कितना दिल दुखाया था इस लड़की का, गलत समझता रहा इसे, लेकिन वो तो मासूम थी। न जाने कब से रोहन के गलत व्यवहार से डिप्रेशन का शिकार थी। सुशांत ने पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस आ चुकी थी और रोहन को गिरफ्तार करके ले गई। पुनीत जी और पिरभा जी भी हैरान थे। पिरभा जी तो सब जानती थीं, लेकिन पुनीत जी पर अब असलियत खुल चुकी थी और अब वो शर्मिंदा नजर आ रहे थे। मुझे लगता है आपको पहले हॉस्पिटल चलना चाहिए सुशांत। सुशांत जब उसे लेकर घर जा रहा था, अनिका ने उसके बहते खून को देखकर कहा था। जी नहीं, हम सीधे घर जाएंगे, रात बहुत हो चुकी है और मुझे ऐसे छोटे मोटे जख्मों की परवाह नहीं। उसने एक नज़र अनिका को देखा था, जो खुद भी इस समय बेहद डिस्टर्ब और परेशान नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच चुके थे। संजना जी शायद सो चुकी थीं। वो सीधा अपने कमरे में आए थे। अनिका उसकी वर्दी को उतार रही थी। जख्म पूरी तरह खुल चुका था और खून बुरी तरह बह रहा था, जबकि उतनी ही तेजी से अनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? मुझे बहुत गुस्सा आ गया था अनिका,
मेरा बस चलता तो मैं उसे ख़त्म कर देता। कुछ ही देर में वो उसकी पट्टी कर चुकी थी। उठकर जाने लगी तो सुशांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद के करीब बिठा लिया। अभी वो कुछ कहती कि उसने उसके हाथों को उठाकर अपने होंठों से लगा लिया था। ये रोहन तुम्हें कब से परेशान कर रहा था? जब मैं 15 साल की थी तब से। तभी से वो मुझे परेशान कर रहा था, मेरे करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे उससे बचा कर रखती थी। पापा को तो विश्वास ही नहीं होता था, वो उस पर अंधा भरोसा करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो सोच लिया था कि मेरी शादी उसी के साथ करेंगे। एक सवाल पूछूं? उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जबकि वो धीरे से हूँ कहकर सर झुका गई थी। तुम्हें मालूम था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता हूँ, तुम्हें अपने करीब नहीं आने देता, फिर भी तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, आखिर क्यों? और इस बार अनिका ने बिना सोचे समझे थोड़ा सा झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे, जिसे महसूस करके सुशांत के अंदर तक सुकून उतर गया था। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि आप मेरे पति हैं और पति अपने पत्नी के लिए सब कुछ होते हैं। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन आपसे नफरत नहीं कर सकती, और इस दिल में सिर्फ आपकी मोहब्बत की रोशनी है, और तब तक इस दिल में आपकी मोहब्बत जिंदा रहेगी जब तक मेरी सांसें नहीं रुक जाती। वो एक ट्रांस में बोले जा रही थी, जबकि सुशांत ने खींचकर उसे अपने सीने से लगाया था। अनिका बेध्यानी में उसके जख्म के ऊपर जाकर गिरी थी कि तभी दर्द से उसकी एक सिसकारी निकली थी। क्या हुआ, ज़्यादा जोर की लगी? दर्द हो रहा है? अनिका बेचैन हुई थी। नहीं, बल्कि अब तो एक सुकून मिला है। उसने जरा सा उठकर उसके माथे को चूम लिया था और उसे बाहों में समेटकर सुकून से सो गया था। अनिका ने भी उसकी संगत पर निहाल हो गई थी और उसके कंधे पर सर रखे सुकून से आंखें बंद कर ली थीं। कुछ ही दिनों में सुशांत का जख्म ठीक हो गया था। वो अब अनिका का बहुत ख्याल रखता था और ये देखकर संजना जी भी बहुत खुश हुई थीं। लेकिन अभी तक दोनों एक दूसरे के करीब नहीं गए थे। और उस रात जब सुशांत ड्यूटी से आया तो अनिका बाथरूम में थी। कुछ सोचकर सुशांत की आंखों में खुमारी उतर आई थी। वो आज अपने और अनिका के बीच की दूरियां मिटाना चाहता था। बिना सोचे समझे उसने बाथरूम के हैंडल पर हाथ रख दिया था और एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, जहां अनिका शावर के नीचे खड़ी नहा रही थी। उसका खूबसूरत सरापा जब सुशांत की आंखों के सामने आया तो कितने ही पल वो उसे देखता रह गया था। अनिका को एहसास हुआ तो उसने जल्दी से घूम कर देखा था और सुशांत को सामने खड़े देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। सुशांत, आप कितने बेशर्म हैं आप, आपको इस तरह नहीं आना चाहिए, वो दोनों हाथ आगे करके बोली थी, जबकि सुशांत ने आगे बढ़कर उसे खींचकर अपनी बाहों में लिया था। बीबी हो मेरी, जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हारे करीब आने का हक रखता हूँ। अब दोनों शावर के नीचे खड़े भीग रहे थे। उसके दूधिया बदन पर गिरता पानी ऐसा लग रहा था जैसे शबनम की बूंदें गुलाब के फूल पर गिरते हुए फिसल रही हों। उसने धीरे से अपने होंठ उसकी सफ़ेद दूधिया नरम गर्दन पर रखे थे। गर्दन से होता हुआ वो धीरे धीरे उसके होंठों तक आया था और जुनूनी सा होकर अपनी शिद्दतें उसके होंठों पर बिखेरने लगा था। उसके जुनून को महसूस करके अनिका एक पल को घबराई थी। उसका डर देखकर सुशांत ने उसके चेहरे को हाथों में थाम कर उसके माथे को चूमकर उसे रिलैक्स होने का इशारा किया था। बस अनिका, अपनी आंखें बंद कर लो और इन खूबसूरत पलों को महसूस करो जो तुम्हें ढेर सारा सुकून देने वाले हैं। ये कहते कहते उसने अनिका को अपनी बाहों में उठाया और सीधा बेड पर लेकर आया था, और अनिका ने बाकी अपनी आंखें बंद करके सुशांत की संगत के खूबसूरत पलों को महसूस किया था। सुशांत के हर स्पर्श पर उसके होंठों से एक सिसकी निकलती थी जो सुशांत को और भी मदहोश करती थी, उसकी शिद्दत को हवा दे रही थी। ऐनी जो उसे नामर्दी का ताना देकर गई थी, वो तो खुद सुशांत के जुनून और शिद्दत से अंदर तक सेटिस्फाई हो गई थी, लेकिन बस किसी और की मोहब्बत का भूत चढ़ा था, इसीलिए गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे छोड़कर चली गई थी। और आज वो अपनी चाहतें, अपनी शिद्दतें, अपनी जान से प्यारी बीबी अनिका पर लुटा रहा था, और वह आंखें बंद किए उसकी चाहत में भीग रही थी। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की बहुत खूबसूरत शुरुआत की थी, जिसकी सुबह बहुत उजली और खूबसूरत थी। सुबह सुशांत के चेहरे पर फैला सुकून और अनिका के चेहरे पर फैले शर्म के रंग देखकर संजना जी समझ चुकी थीं कि आज उनके बेटे ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की है। उन्होंने आगे बढ़कर अनिका के माथे को चूम लिया था और उसे नई ज़िंदगी की खुशियों के लिए आशीर्वाद दिया था। मुझे उम्मीद है जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना सा फूल हमारे आंगन में खेलेगा। और उनकी बात सुनकर अनिका शर्म से लाल हुई थी, जबकि सुशांत हल्के से मुस्कुराता हुआ एक प्यार भरी नज़र अनिका पर डालता हुआ गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर चला गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को लेकर अपनी कीमती राय जरूर देना दोस्तों।
कहानी को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।